स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा की। पीएम मोदी का 2 दिनों का भूटान दौरा पूरा हो चुका है। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने भूटान की संसद को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने रिश्तों को बेहतर बनाने की बात कहते हुए कुछ घोषणाएं भी की। मौका भी खास था और जगह भी खास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भूटान की संसद को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो भूटान वासियों ने अपनी परंपरा को पीछे छोड़ दिया। भूटान में मान्यता है कि ताली सिर्फ बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बजाई जाती है, इसलिए भूटान के लोग ताली बजाने को अच्छा नहीं मानते। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी बातों का असर ऐसा हुआ कि भूटान के सांसद ताली बजाए बिना नहीं रह पाए। भूटान से मिले सम्मान से प्रभावित भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बी फॉर बी का नारा दिया है। बी फॉर बी यानी भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारत। नरेंद्र मोदी ने भूटान की संसद में इस नारे की व्याख्या करते हुए भारत भूटान के बीच साझा रिश्तों से जुड़ी घोषणाएं की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के मजबूत होने से भूटान को फायदा हो। भारत और भूटान के संबंध सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नहीं है। भारत और भूटान के संबंध सांस्कृतिक विरासत के कारण है, सांस्कृतिक परंपराओं के हमारे बंधनों के कारण है, हमारे सांस्कृतिक एकात्मता के कारण है। मोदी ने हिमालय को दोनों देशों की साझी विरासत बताया और कहा कि दोनों देशों में बिजली क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत और भूटान का संयुक्त प्रयास ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे मानवता के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे पूरे विश्व के लिए कुछ न कुछ हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन का एक सात्विक प्रयास। मोदी ने भारत में भूटान के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी है। पीएम मोदी ने भूटान में ई लाइब्रेरी का नेटवर्क बनाने का भी आश्वासन दिया है, जिसमें करीब 20 लाख किताबें और मैगजीन होंगी। भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान के विकास के लिए जरूरी सैटेलाइट तकनीक को साझा करने का भी भरोसा दिलाया है। पीएम ने अपना मिशन भूटान शुरू करने के पहले ही ये साफ कर दिया था कि भूटान के साथ संबंध उनकी सरकार के लिए बहुत अहम है। भूटान के साथ भारत के पारंपरिक संबंध हैं और उम्मीद यही है कि पीएम की इस यात्रा से ये दोस्ती और भी बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट CNN। और अब देखते हैं खास बातचीत भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे के साथ। भूटान की राजधानी थिम्पू में जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी ने की है पीएम तोब्गे से एक्सक्लूसिव बातचीत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा खत्म हो चुकी है और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हैं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। शेरिंग साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कैसा आपको अनुभव रहा इस पूरी यात्रा का? All of Bhutan have been extremely honored that Prime Minister Narendra Modi chose Bhutan to be his first destination overseas after taking office. All of us are extremely humbled also. His visit was exceedingly short. However, we managed to welcome him with open arms, open hearts, open minds, and we do believe that the friendship between our two countries, which were already strong, are now set to become even more stronger. जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि B2B यानी भारत टू भूटान और भूटान टू भारत, तो आप इसको कैसे देखते हैं? Prime Minister Modi is a profound thinker, a scholar, a poet. So he can come up with very simple phrases to describe very deep meanings. So B for B, Bharat for Bhutan, Bhutan for Bharat. This has been basically how our two countries have been working together. The very principle of our two countries for decades. It's not just about Bharat. It's not just about Bhutan, it is Bharat for Bhutan and Bhutan for Bharat. Okay, thank you. लेकिन जब लास्ट सवाल मेरा, जब ये वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को डबल करेंगे, आपके यहाँ ई लाइब्रेरीज बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे खासतौर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, तो आपको लगता है कि ये दोस्ती बहुत आगे जाने वाली है? Yes, of course.
Bhutan is a very small country. We have only 700,000 people. We have only 170,000 students. And education is the backbone of our development. Prime Minister Modi and I share a passion for developing our people. And in Bhutan, because we have such a small human resource base, it is very important. So his offer to build e-libraries in Bhutan, I think is going to help our education system. Our people are going to be very excited. In terms of infrastructure and hydropower, that is, again, hydropower is the centerpiece of our cooperation. So we will build it together, and having built our hydropower, we will be able to export to India much needed electrical power. और भारत की जनता के लिए कोई संदेश आपका? थैंक यू। भारत की जनता के लिए कोई संदेश? I just say thank you. Thank you for your friendship. तो आपने सुना प्रधानमंत्री को जो कह रहे हैं कि जिस तरह का जेस्चर दिखाया है नरेंद्र मोदी ने, वो बहुत अहम है भारत और भूटान के लिए। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से लगभग सभी विदेशी देशों ने उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की बात कही है। इस मौके पर पूरी दुनिया में फैले फीफा फीवर के चलते ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ ने उन्हें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने का आमंत्रण दिया है। यह आमंत्रण मोदी के लिए खुद ब्राजील के राष्ट्रपति ने भिजवाया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील में ये फाइनल मैच देखने जाएंगे या नहीं, ये बात अभी तक साफ नहीं है। और अब बात इराक की, जहां आईएसआईएस के आतंकियों ने कत्लेआम मचा रखा है। कई शहरों पर आतंकियों का कब्जा है, लेकिन अब इराक से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। इराक में अलकायदा समर्थित सुन्नी चरमपंथियों ने यह कत्लेआम मचाया है। इस सुन्नी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस ने 1700 से ज्यादा शियाओं को मौत के घाट उतार देने का दावा किया है। ये है इराक का सच। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इराक में कैसे सुन्नी इस्लाम के नाम पर इकट्ठा की गई आईएसआईएस की सेना निर्दोष लोगों का नरसंहार कर रही है। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे अलकायदा की ब्रांच कही जाने वाली आईएसआईएस के मूसल शहर पर कब्जा कर लेने के बाद शिया मुस्लिमों को चुन चुनकर ट्रकों में भरा गया और इसके बाद उनके साथ जो हुआ दिखाया नहीं जा सकता। दरअसल आईएसआईएस चाहता है कि सऊदी अरब से सीरिया और ईरान तक सुन्नियों की हुकूमत हो और इसीलिए इराक में बेगुनाहों को मारा जा रहा है। दूसरी ओर शियाओं के नरसंहार की खबरों के बाद सीरिया, लेबनान समेत कई देशों से लड़ाके इकट्ठे हो रहे हैं। शियाओं की फौज के नेता युवा मौलवी मुक्तदा अल सद्र और उसके साथ हैं उसकी मेहदी आर्मी। आखिरी लड़ाई राजधानी बगदाद में लड़ी जा सकती है, इसलिए बचने के लिए लाखों की तादाद में लोग इराक छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े, विमान वाहक पोत यूएसएस एचडब्ल्यू बुश को ईरान की खाड़ी में भी भेज दिया है। आईएसआईएस का मंसूबा अमेरिका समर्थित इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी का तख्ता पलट करने का है। आईएसआईएस अगर अपने नापाक इरादों में कामयाब रहा तो इराक में शियाओं का कत्लेआम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अब खबर है कि सुन्नी चरमपंथियों ने देश के उत्तर में स्थित तल अफर शहर पर कब्जा कर लिया है। तल अफर सरकार और चरमपंथियों के कब्जे वाले इलाके के बीच स्थित शहर है। तल अफर में रविवार को लड़ाई शुरू हुई थी और शहर पे दाखिल होने से पहले चरमपंथियों ने मोर्टार का इस्तेमाल किया था। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया की अगुवाई में चरमपंथियों ने पिछले हफ्ते मोसूल और तिर्कित पर कब्जा कर लिया था। इराक की सेना को ये झटका ऐसे वक्त पर लगा है जब अमेरिका का कहना है कि वो इराक के मसले पर ईरान के साथ सीधी बात करने पर विचार कर रहा है।
इराक का संकट गहराता जा रहा है। इराक में शिया और सुन्नी के बीच कत्लेआम मचा हुआ है। इस्लामिक विद्रोही इराकी फौज से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई शहरों पर कब्जा जमा लिया और फौज उनके सामने घुटने टेकती दिखाई दे रही है। हिंसा की वजह है अलकायदा से जुड़ा एक सुन्नी चरमपंथी संगठन जिसे ISIL या ISIS भी कहा जाता है। इराक को वक्त वक्त पर बहलाने वाले और अब यहां के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने में जुटे आतंकी संगठन ISIL का पूरा नाम है द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट। इस संगठन का गठन इराक में अप्रैल 2013 में हुआ और ये काम इसने खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा की मदद से पूरा किया। इसलिए ISIL को अलकायदा का सहयोगी संगठन भी कहा जाता है। दुनिया के तमाम आतंकी संगठनों की तरह ISIL भी हिंसा को जायज ठहराते हुए उसे जिहाद मानता है। इस वक्त द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट का कमांडर आतंकी अबू बकर अल बगदादी है। अबू बकर ने आतंक की दुनिया में साल 2003 में कदम रखा। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने इराक में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी और फिर साल 2010 में अबू बकर ने अलकायदा से हाथ मिला लिया था। साल 2011 में इराक से अमेरिकी सेनाओं की वापसी क्या हुई, आतंकियों को पांव पसारने का मौका मिल गया और उसी दौर का फायदा उठाकर अबू बकर आतंकी संगठन ISIL का मुखिया बन गया। इस वक्त ये संगठन न सिर्फ इराक में बल्कि सीरिया में भी सक्रिय है और सीरियाई विद्रोहियों की तरफ से जंग लड़ रहा है। अभी इस बात का पता नहीं है कि ISIL कितना बड़ा संगठन है, लेकिन माना जाता है कि इस संगठन के लड़ाकों की संख्या 3 से 5 हजार के बीच है, जिनमें कई दूसरे देशों से आए आतंकी भी शामिल हैं। और एक साल के भीतर जिस तरह से यह आतंकी संगठन मजबूत हुआ है, उससे इसके नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इराक के अलावा बुरी खबर केन्या से भी है। अफ्रीकी देश केन्या में आतंकी हमले में 48 लोगों की मौत हो गई। यह हमला केन्या के लाबू द्वीप से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इलाके में हुआ। स्वचालित हथियार लिए दर्जनों सोमाली चरमपंथियों ने केन्या के छोटे से तटीय शहर पर घंटों तक हमला जारी रखा। आतंकियों ने पुलिस चौकी पर धावा बोला, 2 होटलों को आग लगाई और सड़कों पर गोलियां चलाई। यह हमला स्थानीय समय के मुताबिक रविवार रात 8 बजे शुरू हुआ और उस समय शहर के लोग टीवी पर विश्व कप के मैच देख रहे थे। सुरक्षा बल आतंकियों के हमले का ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। यह हमला आज सुबह तक चलता रहा। केन्या के अधिकारियों के मुताबिक हमले के पीछे सोमालिया के अलकायदा से जुड़े संगठन अल शबाब का हाथ है। लामू आइलैंड सोमालिया बॉर्डर से केवल 60 मील दूर है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां कराची एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद अब पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है। रविवार से शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक 120 आतंकी मारे गए हैं। ये सैन्य ऑपरेशन इसलिए अहम है क्योंकि तालिबान के साथ बातचीत के हिमायती नवाज शरीफ खुद इस तरह की कार्रवाई का विरोध करते रहे। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो पाकिस्तान में दोनों पक्षों ने बंदूकें थाम ली और यही वजह है कि बंदूक की भाषा बोलने वाले तालिबानी आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन चला रखा है। रविवार से वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान हवाई हमले करके आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें अब तक 120 आतंकियों की मौत हो चुकी है। रविवार को ऑपरेशन के पहले दिन सेना ने 80 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया था। खबर है कि मारे गए आतंकियों में कराची हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है, जबकि कई उज़्बेक आतंकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से सैन्य ऑपरेशन का एक कदम कराची एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद उठाया गया। साथ ही ये ऑपरेशन इस मायने में भी बेहद अहम है क्योंकि तालिबान के साथ बातचीत के हिमायती माने जाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद इस तरह की कार्रवाई का विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली इलाके तालिबान का गढ़ है और रविवार से पाकिस्तानी फौज ने इस इलाके में आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हवाई हमलों के डर से अब तक 300 से ज्यादा परिवारों ने ये इलाका छोड़कर अफगानिस्तान की सीमा से सटे कस्बों में शरण ली है। कराची हमले के बाद जहां पाकिस्तान सरकार तालिबान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती दिख रही है, तो वहीं लोग भी आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। गलत अनासिर हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन जो उनको रोकने की ताकत होती है वो उससे ज्यादा ताकतवर होती है। तो वो जितने भी मजबूत हो जाएं, फौज है वो डेफिनेटली उनको सबक जरूर सिखाएगी। एक्शन करेंगे, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म होगी, क्योंकि जो भी दहशतगर्दी होती है तालिबान जो भी है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमने करी है। तो मेरे ख्याल में
मुज़ाकरात करना अब इस वक्त वो बेकार है। इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली ऑपरेशन करे जो हमारे मुल्क के लिए दहशतगर्दी खत्म हो जाए। ये जो फौज का इक़दाम है या गवर्नमेंट का इक़दाम किया गया है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। और जो गवर्नमेंट है और जो वो तालिबान है या दहशतगर्द हैं, डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट की जो रेट है उसके मुताबिक जो है और जो आइन और कानून है मुल्क के मुताबिक काम करने चाहिए। वहीं कराची हमले को अपने नेता हकीमुल्लाह महसूद की मौत का बदला बताने वाले तालिबान ने ताजा हमलों का भी बदला लेने की बात कही है। साल 2013 में नवाज शरीफ की सरकार के आने के बाद तालिबान से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसमें किसी तरह की सफलता हासिल नहीं हुई और कराची हमले के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब आगे किसी तरह की कोई बातचीत होगी भी नहीं। तालिबान पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने, पश्चिमी शिक्षा पर पाबंदी और अमेरिकी ड्रोन हमले बंद करने की मांग कर रहा है, जिसके लिए वो बम बंदूकों का सहारा ले रहा है। और अब तालिबान की यही मांगे पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक हो, अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान, तीनों देशों में आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं तीनों देशों पे जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसका असर भारत पर पड़ना भी तय माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहली तस्वीर, कराची एयरपोर्ट हमला, पाकिस्तान। दूसरी तस्वीर, तालिबान की दहशत, अफगानिस्तान। तीसरी तस्वीर, आईएसआईएस का आतंक, इराक। आतंक की इन तीन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आतंक का खौफ क्या होता है। पाकिस्तान में तो आतंकियों के निशाने पर कराची एयरपोर्ट था, जिसमें 10 आतंकियों समेत कुल 28 लोग मारे गए। तो अफगानिस्तान में आतंकियों ने वोट देने गए 11 लोगों की उंगली ही काट दी। तो वहीं इराक में द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया के आतंकियों ने नरसंहार को अंजाम दिया है। आतंक की ये तस्वीरें इन देशों के लिए खतरे की घंटी तो है ही, भारत के लिए भी चिंता का कारण कम नहीं है, क्योंकि पड़ोस में अशांति का असर भारत की शांति पर पड़ना तय माना जा रहा है। आतंकवाद अगर इसी तरह पांव पसारता रहा तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। सबसे पहले बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में जारी अंदरूनी संघर्ष भारत के लिए परेशान होने की बड़ी वजह है। दरअसल यहाँ सरकार और तालिबान आतंकियों के बीच बात नहीं बन रही है, जिसका नतीजा अब खून खराबे के तौर पर सामने आ रहा है। आतंकवाद के कारण पैदा हुई अस्थिरता का फायदा उठाकर कई भारत विरोधी ताकतें खुद को मजबूत कर रही हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलती हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भी आतंकियों का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सीमा पार से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ सकती हैं और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तालिबानी आतंकी सीधे भारत की सरहद में दाखिल हो जाएं। पाकिस्तान की ही तरह हालात कमोबेश अफगानिस्तान में भी है, जहां नए राष्ट्रपति को चुने जाने की प्रक्रिया का दौर जारी है और बदलाव के इसी मौके को 13 साल से सत्ता से बाहर बैठे तालिबानी आतंकी वापसी के लिए मुफीद मान रहे हैं। अफगानिस्तान से इस साल विदेशी सेनाओं की वापसी होनी है और तालिबानी आतंकी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। विदेशी सेनाओं की वापसी के बाद अफगानिस्तान में जड़े जमा रहा आतंकवाद भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हाल ही में आतंकियों ने हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की कोशिश की थी, जबकि कई बार भारतीयों के अपहरण की साजिश को अंजाम दिया जा चुका है। तालिबान की वजह से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में जारी भारतीय मदद को भी झटका लग सकता है। वहीं उन भारतीयों की सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा है, जो अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए वहां काम कर रहे हैं। वहीं मध्य पूर्व में तेल का गढ़ कहे जाने वाले इराक के हालात भी भारत के लिए परेशानी की बड़ी वजह है। द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया के आतंकियों और इराकी सुरक्षा बलों के बीच जारी संघर्ष ने यहां नरसंहार की शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसका असर तेल की कीमतों के जरिए भारत पर पड़ सकता है। दरअसल इराक में जारी संकट से कच्चे तेल का भाव $160 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। कुर्दिश सेनाएं लगातार किरकुक पाइपलाइन को आतंकियों के कब्जे से बचाने की कोशिश कर रही हैं। किरकुक पाइपलाइन से 6 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की सप्लाई होती है, जबकि भारत अपने कुल तेल आयात का 13% इराक से आयात करता है। ऐसे में जानकारों को डर है कि अगर हालात इसी तरह बने रहे तो भारत में तेल के दाम $100 प्रति लीटर तक पहुंच सकते हैं।
साफ है, आतंक के चेहरे भले ही अलग हो, लेकिन मंसूबे एक हैं और नतीजा भी एक। ऐसे में पड़ोस में पैदा हुए हालात को देखते हुए भारत को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस जीत गए हैं। करीब 6 महीने चली टेस्ट में उन्होंने अपनी मौत को मात दे दी और अब माइकल शूमाकर कोमा से बाहर आ चुके हैं। 29 दिसंबर 2013 को फ्रेंच एल्प्स के पहाड़ियों पर स्कीइंग के दौरान माइकल शूमाकर घायल हो गए थे। करीब 30 फीट की ऊंचाई से गिरते वक्त उनका सिर एक पहाड़ी से टकरा गया था, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी और वो कोमा में चले गए थे। लेकिन आज माइकल शूमाकर की फैमिली की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि माइकल शूमाकर को होश आ गया है और उनको अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। हालांकि अभी भी उनका लंबा इलाज चलेगा। शूमाकर का आगे का इलाज स्विट्जरलैंड के एक अस्पताल में चलेगा। 44 साल के माइकल शूमाकर फॉर्मूला 1 से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने 19 साल के फॉर्मूला 1 रेसिंग करियर के बाद 2012 में संन्यास दिया था। 1996 में उन्होंने फेरारी के साथ रेसिंग शुरू की और वर्ष 2000 तक लगातार 5 बार फॉर्मूला 1 चैंपियन बने और अब वो जिंदगी की रेस में भी चैंपियन बन गए और आज उनका हर फैन यही कामना कर रहा है कि शूमाकर जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए।